हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247 एंड दिस इज़ रानी गुप्ता। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी घटना चक्र विशेषांक का ये पार्ट 11 है। इसके पहले मैंने 10 पार्ट इसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। इस पार्ट में भी हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेशित किया है। हम उसका रिवीजन करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पहला है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में आयोजित हुआ, तो ये राइट है, बिल्कुल सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 तैयार किया गया था इस शिखर सम्मेलन में, और ये शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। क्लियर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, जब ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ तो पृथ्वी +5 1997 में होगा, तो ये भी एकदम राइट है। फोर्थ ऑप्शन है कार्बन व्यापार अर्थात कार्बन क्रेडिट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये गलत है, क्योंकि कार्बन व्यापार या कार्बन क्रेडिट जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। किससे? क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे राइट मानेंगे, क्योंकि कार्बन व्यापार जो है वो मॉन्ट्रियल से नहीं क्योटो से संबंधित है। क्लियर है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। कितने? 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके इसमें। देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1979 में आयोजित हुआ था, इसे आप याद रख लीजिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था और यहाँ पे एजेंडा 21 तैयार किया गया था। इसके अलावा पृथ्वी +5 1997 में, और फिर कार्बन व्यापार जो है वो किससे रिलेटेड है? क्योटो से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और कार्बन व्यापार क्योटो से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर एक सिस्टम एक प्रणाली है, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है एक प्रकार की है, तो इसका उद्घाटन किया गया था सफर। ठीक है, तो 2018 में जो जलवायु परिवर्तन मंत्री थे, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। इनके द्वारा सफर प्रणाली का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। आपको सिर्फ यहाँ पे सफर का फुल फॉर्म याद रखना है। क्या है सफर का फुल फॉर्म? मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। क्लियर है, तो इस सफर का फुल फॉर्म है जिसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन। ठीक है ना, जो स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल, वहां पे ओजोन का निर्माण होता है, और ये मुख्य रूप से कौन सी विकिरण अभिक्रिया के द्वारा होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन का निर्माण होता है स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल, यहाँ पे एस से स्ट्रेटोस्फियर, और समताप मंडल में होता है इसका निर्माण। किसके कौन सी अभिक्रिया के द्वारा होता है? पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा। और ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले जो O2 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु, उसमें सूर्य की जो ऊर्जाएं होती हैं, यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, और इस सूर्य की ऊर्जा द्वारा O2 को अलग अलग 2 परमाणुओं में तोड़ देती है। ठीक है, एक ऑक्सीजन ये हो जाता है और दूसरा ऑक्सीजन ये हो जाता है। दूसरे चरण में फिर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, प्रत्येक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मतलब प्रत्येक ऑक्सीजन की जो परमाणु हैं वो ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए देखिए आप थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे, देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अभिक्रिया है अल्ट्रावायलेट की, यहाँ पे 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले देखिए, जो O2 होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश है
जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश O2 को तोड़ता है और ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन बनाता है, दो ऑक्सीजन के परमाणु बनाता है। यही सेकंड स्टेप में ये ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु पुनः ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करते हैं और फिर ओजोन का निर्माण करते हैं, O3 का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो ये पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया के द्वारा होती है ये ओजोन का निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। अभी आपने देखा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी। ठीक है, जो O3 होता है उसमें 3 परमाणु होते हैं, जो ऑक्सीजन है उसमें 3 परमाणु होकर के क्या ओजोन बनाता है, और ये ओजोन किसके द्वारा प्रक्रिया द्वारा बनता है, पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो किसको बचाती है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो निकलती हैं, हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं सूर्य की ओर से, उनसे क्या करती है, ये ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत क्या काम करती है, तो आप देखिए क्या वर्षा करती है, बिल्कुल गलत है। प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट से ये क्या करती है, रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेनेटिंग पनीर, बायोटेक्नोलॉजी, प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ई और ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, बिल्कुल गलत है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। अभी आपने देखा है इसको समताप मंडल में, ना कि क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, क्योंकि यहाँ पर नहीं, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, इसके पहले अभी हमने बता दिया आपको, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, समताप मंडल। बात करें यदि, तो जो पृथ्वी है उसका जो निचला हिस्सा है पृथ्वी का, उससे लगभग 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की दूरी में जो ओजोन है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दो मतलब ये ट्रोपोस्फियर में भी होती है और स्ट्रेटोस्फियर में भी होती है। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी में 4 हिस्से होते हैं, तो यदि हम बात करें स्ट्रेटोस्फियर की, एक मिनट, ये ट्रोपोस्फियर की और ये स्ट्रेटोस्फियर की, तो ओजोन परत इनके बीच में पाई जाती है, लेकिन जो 90% भाग है वो स्ट्रेटोस्फियर के अंतर्गत आता है और मात्र 10% भाग किसके किसके अंतर्गत आता है, इसका ट्रोपोस्फियर के अंतर्गत। लेकिन इसको आंसर नहीं माना जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत अवस्थित होती है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, समताप मंडल में अर्थात स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। ठीक है, अभी हमने बताया स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर दोनों में ही ओजोन परत पाई जाती है, लेकिन ओजोन की जो 90% मात्रा है वो कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में, और ट्रोपोस्फियर में 10% मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 किलोमीटर। अभी आपने देखा 10 से 50 के मध्य में, अर्थात 20 किलोमीटर यहाँ पे माना जाएगा आंसर। RAS प्री का क्वेश्चन था ये, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, UPPCS का है, तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में। और बार बार हम बोल रहे हैं स्ट्रेटोस्फियर में कितना 90% भाग होता है ओजोन का, जबकि क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर में लगभग कितना परसेंट होता है, 10%। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, सबसे नीचे की परत बात कर रहे हैं, तो सबसे निचली परत हो जाएगी यहाँ पे क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये ट्रोपोस्फियर होता है, इसके पहले स्ट्रेटोस्फियर होता है, इसके पहले मीजोस्फियर होता है, फिर आइनोस्फियर होता है। ठीक है, तो ये 4 परतें होती हैं पृथ्वी की, तो सबसे निचली परत क्या है, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ये लगभग जो विषुवत रेखा है उससे 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक है, ध्रुवों पर जाने पर ये क्या हो जाती है, कम होती जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। जो समताप मंडल है अर्थात स्ट्रेटोस्फियर है, वहाँ पे ओजोन का स्तर नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई जैसा जैसा मौसम रहेगा वैसे ही ओजोन परत की मोटाई क्या होती रहेगी, बढ़ती और घटती रहेगी। तो इस सबसे ज़्यादा ओजोन, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कौन से ऋतु में होती है, तो ध्यान रखिएगा बसंत ऋतु में। ठीक है, बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा होती है ओजोन परत की मोटाई। और अगर बात की जाए सबसे कम किस में होती है, तो ये होती है वर्षा ऋतु में। तो दोनों ही याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ओजोन परत को, और तीसरा क्वेश्चन इससे आप याद रखिएगा कि जो ओजोन परत है उसको मापते किससे हैं, मापा किस यूनिट से जाता है, तो इसे मापा जाता है डॉप्सन, DOPSON, डॉप्सन यूनिट, DU के द्वारा मापा जाता है। एक डॉप्सन यूनिट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 1 ATM दाब पर इसको मापा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं आपके। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमीकरण किया जाता है, बसंत ऋतु में मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु में मोटाई सबसे कम होती है और इसे मापा जाता है डॉप्सन यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। ये बिल्कुल देती है, जो CFC होती है वो ग्रीन हाउस गैस है मुख्य रूप से, तो ये योगदान तो देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनके कुछ स्रोत दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन बिल्कुल यहाँ से इसका स्रोत है, यहाँ से निकलता है ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नहीं ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ऑटोमोबाइल से नहीं बल्कि जो क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन इनसे बना होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, इनसे बने जो मानव निर्मित जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वातानुकूलित जो AC एयर कंडीशनर वगैरह हो गए, शीत कारक हो गए, तो उसमें निकलता है CFC, ना कि ऑटोमोबाइल में। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में होता है, जो एयर कंडीशनर या शीत कारक के रूप में उपयोगी होते हैं उनमें निकलता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके अलावा देख लीजिए आप, नाइट्रस ऑक्साइड जो धान के खेत हैं, जलमग्न धान के खेत हैं, वहां से निकलता है। ध्यान रखिएगा, जलमग्न धान के खेतों से निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन सिर्फ धान के खेत की बात करें तो हमने उस दिन पढ़ा था अभी पिछले वीडियो में कि यहाँ से मीथेन का स्रोत होता है ये। ठीक है, जलमग्न धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठों से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनके स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ओजोन छिद्र के लिए CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, जिसका उपयोग हमने देखा शीत कारक यंत्रों के रूप में, एयर कंडीशनर इन सब के रूप में किया जाता है। ठीक है, एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, किसे अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। इसे हम पराबैंगनी विकिरण भी कहते हैं, और इनसे क्या होता है, ओजोन का O3 का निर्माण होता है। ठीक है, इस जो ये जो अभिक्रिया होती है इससे O3 क्या होता है, इससे बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन छिद्र का कारण है, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस को इफेक्ट करने वाली गैस है। ठीक है, शीत कारक के रूप में उपयोगी होती है। इसके अलावा क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन से जो मिलकर बने होते हैं मानवीय पदार्थ, जो भी ऑटोमोबाइल कंपनियां होती हैं, उन सब से क्या होती है, ये गैस निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो अभी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC इसके लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, काफी बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं अर्थात पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछा है, तो ये CFC इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए एक क्वेश्चन को इन्होंने भले 8 से 9 बार रिपीट किया है, लेकिन मैंने कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ा है, ताकि आपकी जो घटना चक्र विशेषांक है वो सीरियल वाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी CFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? फिर से वही रिपीट क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, CFC। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके द्वारा हो रहा है? यहाँ भी वो क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, जो CFC है वो है क्या? केमिकल का एक समूह होता है जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। CFC क्या होता है? केमिकल का एक समूह होता है जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये रंगहीन और गंधहीन दोनों होते हैं। ठीक है, सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये आसानी से ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। और ये ओजोन परत के लिए क्या होता है? बहुत मतलब प्रमुख रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। एक प्रकार से जो गैस होती है वो प्रमुख रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है इसके निम्नीकरण के लिए, इसके घटने के लिए। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है वो प्रमुखतः किस में करते हैं? CFC का रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर जो यंत्र होते हैं, शीत कारक के रूप में यूज किया जाता है इसे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। प्रशीतक में प्रयुक्त होने वाला CFC12 ये बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे एक नया शब्द मिला है CFC12, कभी करके आपको एग्जाम में आ जाए कि क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। CFC12 क्या है? वही प्रशीतक के रूप में जो यूज होती है CFC, उसी का एक प्रकार है CFC12। तो ये क्या होता है? ओजोन परत की क्षरण के लिए, क्षीणता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये तो सही होगा, मतलब उत्तरदायी होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। थर्ड देख लेते हैं, अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन 1211, तो ये भी राइट है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी राइट है। इसका मतलब जो आपका विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, अर्थात वो उत्तरदायी नहीं होता। तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए ये उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, क्या क्या उत्तरदायी है ओजोन परत की? इसका सबसे पहले आंसर सुन लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये उत्तरदायी नहीं होता। अब जो ओजोन है, O3 है, जो उसको क्षरण के लिए या उसकी क्षीणता के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है? तो उसमें ध्यान दे लीजिए, उसमें CFC, हेलोजन हेलोजन नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और हेलोन 1301। इस प्रकार की ये प्रमुख रूप से जो गैसें हैं वो क्या है? ओजोन के लिए, ओजोन की जो क्षीणता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? ध्यान रखिएगा, ये ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं, उसमें ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। मोनोऑक्साइड एक गैस है। ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन प्रदूषण होता है उसके लिए ये गैस रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि ग्रीन हाउस गैसें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है यहाँ पे, है ना, NO। तो फिर ये सारी गैसें क्या हो जाएंगी? ग्रीन हाउस गैसें हो जाएंगी। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए ये प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, ठीक है, तो भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, तो ये किसी स्पेशली कोई कंट्री या फिर कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है? अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, जो ओजोन छिद्र है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जा रहा है? अंटार्कटिका के ऊपर पाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका संभावित कारण ये है, जो अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र बड़ा हो रहा है उसका बनने का संभावित कारण ये है कि विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र और समतापीय जो समताप मंडलीय बादल हैं उनकी उपस्थिति है वहाँ पे। इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनका अंतर्वाह होता है, इस कारण वहाँ पे क्या है? ओजोन को सबसे ज्यादा वहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है छिद्र। ठीक है, याद रख लीजिएगा, जो ध्रुवीय समतापीय मंडल बादल हैं वहाँ पे नाइट्रिक अम्ल फ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? क्लोरीन का। और ये ओजोन परत के, मतलब जो ओजोन परत है उसकी रासायनिक प्रक्रिया, उसके रासायनिक रूप से विनाश के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये UPSC प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं,
फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? हम प्रशीतक के रूप में गैस भरते हैं उसमें, फ्रिज वगैरह में। तो हम ध्यान रखिएगा, वैसे वहाँ पे आपको सीएफसी जो है वो भी गैस भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन हम उसे किस ब्रांड के नाम से जानते हैं? तो मैफ्रॉन ब्रांड के नाम से जानते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, सीएफसी इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो HCFC है, डाइक्लोरोफ्लोराइड या डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन बोलते हैं इसे, HCFC। तो ये सब क्या है? जो हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ये मैफ्रोन ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, मैफ्रोन ब्रांड, ठीक है। अमोनिया भी एक प्रशीतक है जो यूज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निकट है वो मैफ्रोन ब्रांड, जिसमें HCFC वगैरह आते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये उत्तराखंड PCS का क्वेश्चन है, और यहाँ भी ऑप्शन बी को इन्होंने राइट आंसर माना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनको हमने एक्सप्लेन किया है। आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हम वीडियो में और अच्छा सुधार कैसे करें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।